सुलभ पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पालमपुर गांव की कहानी का आज मैं दूसरा भाग बनाने जा रहा हूं, जिसमें मुख्य बिंदुओं पर ही मैं वीडियो डाल पाऊंगा, क्योंकि तकनीकी समस्या होती है वीडियो अपलोड करने में, इसलिए मुख्य जो बिंदु है उसी पर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो यहाँ चलते हैं, चर्चा करते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। वो चीज़ें हैं, पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वन, खनिज, जल, ये सब जो आवश्यक होते हैं। दूसरी आवश्यकता यहाँ पड़ती है श्रम की, जो लोग काम करेंगे, यानी श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ ऐसे भी काम होते हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों की ही आवश्यकता होती है, उसमें श्रमिक वर्ग वो काम नहीं कर सकता, इसलिए उसमें पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होती है। वो भी जो है श्रम के अंतर्गत ही आएंगे। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है, जिसे प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। यहाँ 2 चीज़ स्पष्ट हो गया कि किसी भी आवश्यकता उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ जो है वो है भूमि, और दूसरी आवश्यकता है श्रम। तीसरी आवश्यकता यहाँ जो होती है वो है भौतिक पूंजी की, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंदर कौन कौन सी मदें आती हैं? तो यहाँ पर होगा औजार जो है ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आता है। मशीन, भवन, औजारों तथा मशीनों के अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। इन्हें अस्थायी पूंजी कहा जाता है, अर्थात एक बार लगा देने के बाद इन सभी के आधार पर ही उत्पादन कार्य संभव है। इसलिए भवन, मशीन या औजार, इन सबको जो अस्थायी पूंजी का दर्जा दिया गया है। दूसरी पूंजी आती है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, अर्थात जिनसे हम अपना पूंजी बना सकें उनको हम कार्यशील पूंजी कहते हैं। जैसे इसमें कच्चे माल को हम बेचकर जो है पुनः पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं, और नगद पैसा है तो उसको भी हम कार्यशील पूंजी कह सकते हैं। इसमें जो है औजार, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं, अर्थात कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कच्चा माल का उपयोग कर देने के बाद कच्चा माल भी समाप्त हो जाता है और नगद पैसा भी खर्च हो जाता है, इसलिए इसको कार्यशील पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। चौथी आवश्यकता होती है यहाँ आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। अब यहाँ आता है उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी
को ही पूंजी कहेंगे। अर्थात जो हमारे पास हो, दिखाई दे, वही सब क्या है, भौतिक पूंजी है। तो इस प्रकार यहाँ दो चीज़ स्पष्ट हो गया। पहले यहाँ जो है उत्पादन के लिए आवश्यक जो बस चीज़ें होती हैं वो है भूमि, पहला होगा भूमि, दूसरा श्रम, और तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, और चौथी आवश्यकता होती है कार्यशील पूंजी, जो कच्चा माल और नकद पैसे को कहा जाता है। इसके अलावा मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के बिना ये सब चीज़ें संभव नहीं है। अब यहाँ बात आता है उत्पादन के कारक, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और इन सबको जो संयोजित करता है और संगठित करके रखता है, उसको हम उत्पादन के कारक कह सकते हैं, कहा जाता है। तो इस प्रकार उत्पादन का संगठन जो है हो गया आज दूसरा भाग। तीसरा भाग भी मैं बनाऊंगा, आप लोग इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद।